और अब वक्त यूपी प्राइम का है। यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज लखनऊ के जानकीपुरम और अहिबरपुरम में बिजली उपकेंद्र का निरीक्षण किया। श्रीकांत शर्मा ने साइकिल चलाकर मोहल्ला वासियों से फीडबैक भी लिया, साथ ही बिजली बकायेदारों से भुगतान करने की अपील की। ऊर्जा मंत्री ने इंजीनियरों को निर्देश देते हुए कहा कि वो डिस्कनेक्शन ना करें और यानी कि डिस्कनेक्शन ना करें, यानी किसी का कनेक्शन ना काटे, बल्कि लोगों का दरवाजा खटखटाएं ताकि लोग वक्त पर इसका भुगतान करें। हमारे सभी इंजीनियर सभी फीडरों पर डोर टू डोर उपभोक्ताओं के घर जा रहे हैं, डोर नॉकिंग कर रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इसके पीछे मकसद यही है कि उपभोक्ता अपने हिस्से का जो बिल है वो जमा करे। हमारे इंजीनियर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सही बिल और समय पे बिल उपभोक्ता को मिल जाए। लगभग 90,000 करोड़ का घाटा है कॉरपोरेशन को। ये घाटा कम होगा तो गरीब के घर में सस्ती बिजली देने का सरकार का लक्ष्य है। तो इसीलिए मैं भी अपने इंजीनियरों के साथ में घर घर जा रहा हूँ, डोर नॉक कर रहा हूँ और जो बकायेदार हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना जो अपने हिस्से का बिल है वो समय पर जमा कर दें, जिससे हम लोग पहुँचाने में सफल हों। तो अगर सब लोग इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में जो सस्ती बिजली और निर्बाध बिजली का जो लक्ष्य है सरकार का वो हम पूरा करेंगे। साइकिल से भी आपने जो है चल कर भी घर गए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत चरम पर है और प्रदूषण को कम करने के लिए हम नागरिक के हैसियत से हमारा योगदान क्या हो सकता है। तो मैं इसलिए साइकिल से चल रहा हूँ, मैं अपने दफ्तर भी साइकिल से जा रहा हूँ और मैंने लोगों से अपील भी की है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका दफ्तर है, आपका कार्यक्षेत्र है, आप बाजार जा रहे हैं तो साइकिल का आप लोग उपयोग करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। क्योंकि आप लोग वायु प्रदूषण को कम करने में सहयोग करेंगे तो हम अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको बेहतर पर्यावरण हम छोड़कर जाएंगे। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1726 नए मामले आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,535 हो गई। प्रदेश में धनरीत को लेकर योगी सरकार पूरी तरह गंभीर है। इसीलिए यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। तो आज का जो मुख्य हाईलाइट है, बाकी आंकड़े मैं बाद में दे दूंगा। आज का मुख्य हाईलाइट ये है कि 13 डेथ्स आज हुए हैं और ये मृत्यु की संख्या पिछले 7 जून के बाद यानी 5 महीने के बाद सबसे निम्नतम स्तर पर है अपने। तो ये एक संतोष की बात है। नंबर ऑफ केसेस में भी लगातार गिरावट आ रही है। आज 1726 केसेस आए हैं और आज को मिला के कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,87,335 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है। आज 22,538 का फिगर आया है। ज़्यादातर मरीज रिकवरी रेट इंप्रूव कर रहा है, 92% से ऊपर चला गया है। मृत्यु की मैंने बता दी 13 है, कुल मिलाकर 7,089 है, 7,089। होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या 9,599। टेस्टिंग की आज की जो फिगर है 1,58,125। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,53,07,285 टेस्ट हैं और 1,50,00,000 पार करने वाला उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने में। इसमें से RT-PCR ने भी अब रिकॉर्ड स्तर पे आ गए हैं। RT-PCR हम लगभग 61,617 हमने RT-PCR किया है सरकारी लैबों में और 2,000 के करीब निजी लैबों में। इस प्रकार कुल 63,718 RT-PCR के टेस्ट हुए हैं। ये मोटे तौर पे बात कहनी थी मुझे। एक और बात जो मुझे कहनी थी वो ये है कि 2 अच्छी चीज़ें और जो हाईलाइट करने की बात है वो ये है कि एक तो हमारा जो केस फैटेलिटी रेट है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। मई में ये आंकड़ा 4.1 था, जून में 3.1 हुआ, जुलाई 1.6 हुआ, अगस्त में 1.3, सितंबर में 1.4, अक्टूबर में 1.3 और अभी नवंबर में अब तक 1.25। सो कुल मिला के ये
जो जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस अनुभव बेहतर होता जा रहा है वैसे वैसे बेटर मैनेजमेंट हो रहा है और वैसे वैसे हमारा केस फैटेलिटी रेट कम हो रहा है। एक और अच्छी बात यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का जो विशेष असर वो है कि जो हम प्रति पॉजिटिव व्यक्ति हम कॉन्टैक्ट ट्रेस करते हैं कि उनके संपर्क में कौन आया और उनकी टेस्टिंग करते हैं, ये संख्या सितंबर में 5.4 थी, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर हम 5.4 यूनिक व्यक्ति, एक आदमी मल्टीपल आदमी का कॉन्टैक्ट हो सकता है। जैसे ऑफिस में कोई बीमार हुआ उसके बाद एक और आदमी वहाँ बीमार हुआ और कई लोग कॉमन होंगे उसमें, लेकिन यूनिक कॉन्टैक्ट्स की संख्या प्रति व्यक्ति प्रति पॉजिटिव रोगी 5.4 हुआ करती थी सितंबर में। कल नवंबर 3 को जो सूचना हमारे पास है उसके हिसाब से 11.2 यूनिक कॉन्टैक्ट्स पर पर्सन हम लोग देख रहे हैं। और जैसे जैसे केसेस की संख्या घट रही है वैसे कॉन्टैक्ट से ट्रेसिंग में और इम्प्रूवमेंट आ रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको और बढ़ाएं, क्योंकि अगर हमने समय पर कॉन्टैक्ट्स को जो पॉसिबल जो कैरियर्स हैं उनको हमने आइसोलेट करके उनको अगर हमने रोक दिया तो इन्फेक्शन का स्प्रेड काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये एक और अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी हमारे जो नॉर्मल एक्टिविटी हैं, प्रसव, सर्जरी, वो सब अपने उसी हिसाब से चल रहा है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में यानी कोई और बात कहनी हो तो थैंक यू। एक और चीज़ जो मुझे कहना था वो ये था कि जो फोकस टेस्टिंग कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये जो फेस्टिव सीज़न में है आगे उसको देखने के लिए फोकस टेस्टिंग, तो 29 अक्टूबर को स्ट्रीट वेंडर्स की जो मूर्ति, गिफ्ट, दिया ये सब बेचते हैं ऐसे लोगों की, 30 अक्टूबर को मेहंदी आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर्स की, बिकॉज वो करवा चौथ का व्रत आने वाला है, 31 अक्टूबर को मिठाई के दुकानों की, 1 नवंबर को रेस्टोरेंट्स की, 2 नवंबर को पूजा स्थलों की और आज 3 नवंबर को मॉल्स में सघन चेकिंग, फोकस, टारगेट सेटिंग। क्योंकि आइडिया हमारा ये है कि हम इन्फेक्शन को फैलने से रोकें, प्रिवेंट करें। और इसमें दिवाली में जैसा आप समझते हैं कि इन जगहों पे काफ़ी भीड़ होगी और अगर उनमें कोई भी एक संक्रमित व्यक्ति होगा तो वो काफ़ी लोगों को, जिसको सुपर स्प्रेडर इवेंट हम कहते हैं, केरल में भी और महाराष्ट्र में दोनों जगह देखा गया था कि ओणम में और गणेश चतुर्थी के बाद अचानक केस में स्पर्ट आया था। तो उसके बचाव के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था चालू की है। तो हर दिन उसमें संक्रमित लोग मिल रहे हैं और उनको हम आइसोलेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हमने आइसोलेट ना किया होता तो ये बाज़ार में जाते और जाने कितने लोगों के संपर्क में आते। तो ये फोकस टेस्टिंग का अभियान भी थोड़ा जोर पे है। थोड़ा सा ये आप लोगों के माध्यम से भी अगर इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि ये वायरस ने इतने दिनों से यही दिखाया है कि भाई इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अभी यूरोप में देखिए कई देशों में बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, उन्होंने सब कुछ खोल खाल दिया और अब आज 3 या 4 कंट्रीज़ में कल लॉकडाउन अनाउंस हो गया, यूके में हो गया, जर्मनी में हो गया, इटली में हो गया। तो अगर कोई ये कहे कि हम वायरस को पूरा समझ पाए हैं तो वो सही नहीं होगा। इसलिए ये देखते हुए कि ठीक है हमारी स्थिति अभी संतोषजनक है, हम कह सकते हैं कि काफ़ी मेहनत कर रही है टीम और उसकी सफलता के कुछ हद तक हमें परिणाम दिखाई भी दे रहे हैं। किंतु जैसे अब विंटर सीज़न आएगा, इन जगहों पे विंटर जल्दी आ जाता है, यूरोप में आपको पता होगा, तो अभी विंटर सीज़न में वायरस कैसे बिहेव करेगा अभी इसकी कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव ऑलमोस्ट पीक पर है, 6000 केसेस पर डे वहाँ पे आ रहा है। तो जो पश्चिमी जनपद हमारे हैं वो भी एक कंसर्न के एरियाज़ हैं और वहाँ हमें हालांकि कल नीति आयोग से जो मेरे पास प्रेजेंटेशन आए उसमें यूपी की पोजीशन हरियाणा और दिल्ली से बेहतर बताई गई। और बुलंदशहर की सदर सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। उपचुनाव को लेकर बुलंदशहर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। प्रशासन लोगों की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। इसी को लेकर बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सदर सीट पर 52.6% मतदान हुआ है। 3,88,000 मतदाताओं में से 2,04,000 लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है।
आप लोगों ने देखा कि पूरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से मतदान पूरा हुआ। टोटल 52.6% मतदान हुआ है। 3,88,000 लगभग टोटल वोटर हैं, जिसमें से 2,04,000 वोटर ने अपने वोट दिए हैं। 2 वीवीपैट पोलिंग के दौरान रिप्लेस करने पड़े कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। एक हमारे कोविड पॉजिटिव मरीज ने भी वोट किया है डीएवी इंटर कॉलेज में। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी अनहोनी के वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। तकनीकी क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की कितने स्तर की सिक्योरिटी? मंडी में स्ट्रॉन्ग रूम बनाई गई है और उसमें ECI के गाइडलाइंस के अनुसार सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। और अभी जब मतदान पूर्ण हुआ है तो पोलिंग पार्टी लौट रही है। हमारे 29 काउंटर लगे हुए हैं, रिसीव करने के लिए लोग वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग वही मूव करेंगे, तो आज की रात में ही सारा चीज़ रिसीव करके सिक्योर करके जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के सामने स्ट्रॉन्ग रूम में सील करके रखा जाएगा। और मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब गोवर्धन में ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने वाले युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि कस्बा गोवर्धन के ही रहने वाले 4 युवक सौरभ और कुछ दूसरे नाम हैं जो यहां पहुंचे और इन्होंने ईदगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर पिछले 24 घंटों से लगातार बैठे किसानों को एसपी सिटी अमित आनंद ने धमकी दी और चेतावनी दी है कि अगर यहां से नहीं हटे तो सभी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर कल भारतीय किसान यूनियन के जरिए धरना प्रदर्शन किया गया, रैली भी निकाली गई। साथ ही किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और बोल दिया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहीं डटे रहेंगे। देश में सभी जगह गंदगी हो गई, ये स्वच्छता के लिए गाड़ी भेज दी है। अगर अब आप देखा जाए तो आदमी जानवरों को भी उसमें लैट्रिन नहीं आने की तमाम मतलब इतनी गंदी व्यवस्था है। जिस देश में स्वच्छता का अभियान हो, यहाँ भी तमाम स्वच्छता लिखा हुआ है और उस प्रशासन का ये हाल है, इतना बुरा हाल है। इससे तो ये साबित होता है कि पूरे देश में गंदगी के अलावा कुछ है नहीं है। चाहे भ्रष्टाचार की गंदगी हो, चाहे वैसे साफ सफाई की गंदगी हो, चाहे धान तुलाई की गंदगी हो, चाहे गन्ने के भुगतान की गंदगी हो, हमसे कहें कोर्ट का आदेश है। प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की कि हम लोगों को अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है, परंतु प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हमारी मांगों पर कोई नहीं ध्यान दे रहा और उल्टा हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी एसपी सिटी के द्वारा, कभी मतलब क्या नाम है एएसपी के द्वारा, कभी एडीएम कि यहाँ से भागो तुम क्यों आ गए, तुम यहाँ से भागो तुम क्यों आ गए। अरे भाई, हमारा जब मिलों पे पैसा बकाया है तो हम अपना पैसा नहीं मांगे, तुम तो दिलवा नहीं रहे। जब तुम पैसा नहीं दिलवा रहे, हमसे लगातार तुम हमें टॉर्चर करे जा रहे हो। हमारे 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये हमारे ट्यूबवेलों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हमने एडीएम जगह के आप एक बात बता दो कि किसान बिजली का उपयोग कहाँ करता है? ट्यूबवेल के लिए, खेती के लिए तो करता है वो। हमारा ये धरना है, राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे ये धरना चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और हमारी 4-5 मांगे हैं। एक तो गन्ना मूल्य में वृद्धि हो, क्योंकि लागत हमारी लगातार बढ़ रही है लेकिन गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। और जो हमारे गन्ना पिछले साल डाल दिया उसका भुगतान नहीं हुआ। प्रशासन ने हमसे वादा करा कि मिल का पहिया घूमने से पहले पूरा भुगतान करा देंगे, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरे वो। फिर धान की आएगी समस्या, धान की मट्टी कट रही है, 1000-1200 धान बिक रहा है। पतले वाला जो बारीक धान है उसे लेवी पे ले नहीं रहा कोई भी। बार बार अधिकारियों से कहने के बावजूद भी इसमें कोई अंतर नहीं आया। और बिजली ने तो हद ही कर दी भाई, हमारे एक तरफ तो पैसा नहीं मिल रहा जो मिलों पे, और वो कनेक्शन काट रहे हैं और बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं, मीटर है वो सही नहीं चले। और तो ये 3-4 मांगे हैं हमारी, इन्हें लेके हमारा धरना है। जौनपुर के परशुरामपुर में वोट कटने से ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग मर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, जबकि जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया, गायब है।
वोट कटने के चलते आज कई ग्रामीण मतदान से वंचित रह गए। वहीं वोट कटने के सवाल पर बीएलओ कुछ बोलने से बचती नजर आई। काफ़ी हद तक वोट कट गया है। जैसे हमारे घर में हमारे बड़े पिताजी, बड़ी माता जी आज 3-4 साल हो गया उन लोगों को एक्सपायर किए, लेकिन उन लोगों का वोट अभी तक चला रहा है। लेकिन बाकी जो लोग जिंदा हैं उनको काफ़ी लोग वोट कट गया है। अच्छा, मैं जिंदा है उनका वोट कट है जी। और जिनकी मृत्यु हो गई 3 साल पहले, 3-4 साल पहले उन लोगों का अभी तक चला रहा है, तो नहीं कटा है। कैसे वोट देंगे जब आप लोगों का नाम कराया है? अभी तो सरकार को समझना चाहिए, हम लोग क्या बताएं। अच्छा, जो लोग बनाते हैं बीएलओ की जानकारी है, हर घर जाके अपना देखें, काउंटिंग करें कौन है जिंदा कौन मर गया, लेकिन पता नहीं क्या लोग करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। माने ये आरोप है कि जिंदा लोगों का कट गया है। हाँ, और जो लोग मर गए हैं उनका अभी तक चला रहा है। मृत लोग के तो भरे हैं, पर्ची अलग रखी गई है। हाँ। जो जल्दी मरा उसका भले ही है। तो जिंदा जो थे, जो कई बार वोट दिए हैं, उनका कैसे कट गया? बताइए। जो जिंदा है उनका कैसे कट गया? कई ऐसे लोग हैं जो अब बीएलओ हैं, आपकी दायित्व तो होता है कि जो जिंदा है या मृत्यु हो गई उनका बनाना, तो कैसे कट गया जो जिंदा व्यक्ति हैं? और जो 3-3 साल की मृत्यु हो गई उनका बना हुआ है। क्या नाम है आपका? फर्रुखाबाद में एक महिला मित्र की बेवफाई से तंग आकर एक युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक ने अपने परिवार के सामने ही आत्महत्या की। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। पंकज जाटव नाम का युवक जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, अंबेडकर नगर मोहल्ला, फर्रुखाबाद कोतवाली। इसने 315 बोर के तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसके जब अस्पताल ले जा रहे थे पता लगा तो उसको यहीं मृत अवस्था में हो गया और उन्होंने डेड बॉडी यहीं रखी। सर, पारिवारिक लोगों ने कोई आरोप वगैरह किसी पर लगाया क्या? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। उसका भाई साथ में ही था, उसके भाई ने उसको सुसाइड करते हुए खुद देखा है। उसके भाई ने बताया कि इसने खुद ही तमंचे से गोली मारी। क्या कारण रहा सर गोली? अभी इसके बारे में पता किया जा रहा, जो भी जानकारी होगी बाद में बताएगी। और चित्रकूट में जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद गांव में पराली जलाने का मामला सामने आया, जबकि कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लगातार गांव-गांव जाकर जागरूक कर रहे थे। मामला रामनगर का है, जहां किसान अपने खेतों में धान की पराली जलाने लगे हैं और इससे हवा में जो प्रदूषित वातावरण है वो होने लगा है, यानी वायु प्रदूषण का जो खतरा है वो बढ़ चुका है। अवैध निर्माण को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और लालबाग कोर्ट, जहां से अवैध निर्माण को गिराने का ऑर्डर जारी किया जाता है, उससे थोड़ी ही दूरी पर इतना बड़ा अवैध निर्माण कैसे हो गया, यह बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशासन की नजर पड़ने और कोर्ट के ऑर्डर आने के साथ ही सिर्फ ड्रैगन पाल की ही नहीं, एक एक करके सभी अवैध निर्माणों को अब उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। एक के बाद एक पूरे लखनऊ के अलग अलग इलाकों में बने हर अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई चल रही है। प्रशासन की रडार पर आई हर वो इमारत जमींदोज की जा रही है जो अवैध तरीके से बनाई गई। फिर चाहे वो चिन्हट में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान हो या फिर वन स्थलीय अपार्टमेंट में अवैध तरीके से खड़ा किया गया एक कमरा भर क्यों ना हो। सरकार से ऑर्डर मिलने के साथ ही एलडीए के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने साफ कर दिया कि शहर में कोई भी अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभिषेक प्रकाश का साफ कहना है
कि किसी भी प्रकार के जो अवैध बिल्डिंग हैं, अवैध रो हाउस हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उनको ध्वस्त किए जाएंगे। सरकारी ज़मीनों पर जो भी बिल्डर का अवैध कब्जा है, सरकारी ज़मीनों को मुक्त कराया जाएगा और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जो भी पार्किंग स्थल पर अपना उपयोग कर रहे हैं, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे बार हो, चाहे दुकानें हों, उसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो लखनऊ के अंदर जाम की समस्या है उससे लखनऊ वासियों को निजात दिलाना है। प्रशासन की ये कार्रवाई उन बिल्डरों की भी धरपकड़ में मदद करेगी जो प्रदेश की जनता को ठगने का काम करते रहे हैं। लोगों से घर के नाम पर मोटी रकम वसूलने और फिर उनको अवैध मकान देकर रफूचक्कर होने वाले बिल्डर्स भी अब प्रशासन की नजरों में हैं। जो बिल्डर लगातार अवैध निर्माण कर पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं और पब्लिक को धोखाधड़ी देकर, धोखे से अपने बिल्डिंग को बेच करके, मकान को बेच करके भागने का काम कर रहे हैं, तो उस पर भी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश का जो कंसेप्ट है क्लियर है कि किसी भी प्रकार से किसी भी बिल्डर को रियायत नहीं दी जाएगी। वहीं ड्रैगन मॉल जो कि गगनचुंबी बना हुआ था, उस पर भी आज लखनऊ विकास प्राधिकरण का प्रहार चल रहा है और लगातार उसको गिराने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने अब तमाम समस्याएं भी निकल करके आ रही हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे निर्माण हैं जिस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कहीं हाई कोर्ट का मामला है तो कहीं कमिश्नरी का मामला है। ऐसे में हाई कोर्ट के आदेशों का भी अवहेलना हो और कमिश्नर के यहाँ अपीलीय जो अधिकारी हैं, जो कि जिनको रिलैक्स मिला हुआ है, उनको भी किसी प्रकार से गिराया ना जाए। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने चार्ज लेते हुए प्रभावी कदम जो उठाए हैं वो पिछले कई वर्षों में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंदर नहीं चला है। लखनऊ में बनी अवैध इमारतों को एक एक करके छांटा जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और इस कड़ी में अब तक बख्शी का तालाब इलाके में एयरफोर्स की जमीन पर 13 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। कैसरबाग में बने ड्रैगन मॉल के खिलाफ कार्रवाई हुई। ठाकुरगंज में अल जैर हुक्का लॉज एंड रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। गुडुम्बा इलाके में एमएस नर्सिंग होम के पीछे अवैध निर्माण पकड़ा गया। मड़ियाव में रेलवे क्रॉसिंग से भिठोली तिराहे तक के इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सरोजनी नगर में बनी पाल विहार को अवैध रूप में चिन्हित किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने चार्ज लेते हुए प्रभावी कदम जो उठाए हैं वो पिछले कई वर्षों में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंदर नहीं चला है। आज लखनऊ में बिल्डरों के अंदर एक खौफ है और अवैध अतिक्रमण करने वालों की रात की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि उनके अवैध निर्माण पर कब लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल जाए और जब सुबह वो उठें तो उनका ध्वस्त होके पूरा बराबर हो जाए। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ का जो साफ कहना था कि बिल्डरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार से भूमाफियाओं को बरता नहीं जाएगा, तो बड़े बड़े भूमाफिया अब सरकार और अधिकारियों की कार्रवाई के चपेट में आ रहे हैं और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। यानी शहर में बड़े बड़े नामों की शह लेकर बैठे बिल्डरों को योगी सरकार और प्रशासन रडार पर ले रहा है। एक एक करके हर अवैध निर्माण पर हंटर चलाया जा रहा है। सफाई की जा रही है हर उस इमारत की जिसकी नींव अवैध जमीन पर पड़ी है। और इसका असर ऐसा है कि अवैध निर्माण करके पब्लिक को चूना लगाने वाले हर बिल्डर की रातों की नींद अब उड़ चली है। लखनऊ से परवीन कुमार पांडे, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।